गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध विचारक अरस्तु और उसके राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु पाश्चात्य विचारक के रूप में आज विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़े हुए हैं। ये प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो ने एक अकादमी खोल रखी थी। उस अकादमी का मस्तिष्क अरस्तु को कहा जाता था। यानी ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति अर्थात आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया। इन्होंने अपना अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए इन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। इनके पिता चिकित्सक होने के नाते इनके घर का माहौल वैज्ञानिक प्रभाव वाला था और यही कारण था कि अरस्तु ने जितने भी विचार दिए हैं उन पर उनका वैज्ञानिक या पिता का प्रभाव पूर्णतः हमें दिखाई देता है। वैसे तो अरस्तु ने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए या वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्न विषयों के ऊपर अपने ग्रंथ लिखे, जिसमें प्राणी शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, काव्य लेखन आदि सभी विषयों को उन्होंने अपनी रचनाओं में सम्मिलित किया। अरस्तु एक सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के धनी थे, एक विलक्षण व्यक्ति थे और समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का उन्होंने सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया था। इस प्रकार उनकी पद्धति अनुभविक और आगमनात्मक है और इसकी यह पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम तथा जनमत का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण ही उनकी पद्धति का मूल तत्व है। राजनीति पर लिखे गए जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनके, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला पॉलिटिक्स और दूसरा है एथेंस का संविधान। बार्कर ने अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है और इस पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में उन्होंने राजनीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। चाहे वो संविधान का वर्गीकरण हो, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, राज्य के संबंध में, शासन के संबंध में और दास्ता संबंधी एक विचार भी महत्वपूर्ण विचारों की श्रेणी में आता है अरस्तु का। आज हम देखेंगे कि राज्य संबंधी उनके जो विचार हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो राज्य के बारे में वो ये कहते हैं कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु ने यह कहा कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न होती है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसके अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहली सामाजिक संस्था कुटुंब की रचना की, जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है
क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब एक स्वाभाविक समुदाय है, परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी होती है। इसलिए व्यक्तियों ने मिलकर गांव का निर्माण किया और गांव के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता था। लेकिन गांव में भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। इसलिए सभी ग्रामों ने मिलकर नगर राज्य को जन्म दिया। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और वह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण और श्रेष्ठतम समुदाय है। तो इस तरह से राज्य के बारे में जो उन्होंने विचार दिए हैं उसकी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही एक वृहत रूप है। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ हुआ, अपनी पूर्ण सिद्धि वो राज्य में ही कर सकता है। यानी प्रारंभ में, जैसा कि मैंने कहा, एक परिवार के रूप में व्यक्ति रहता है, फिर धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुरूप वो गांव में रहता है और विभिन्न गांवों के द्वारा मिलकर नगर राज्य की स्थापना की जाती है, जिसमें उसकी सभी तरह की आवश्यकताएं पूरी होती है। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। और इसी तरह से उन्होंने दूसरी और महत्वपूर्ण विशेषता बताई कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने राज्य के बारे में विचार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व आया है या राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन इसके बारे में वो ये कहना चाहते हैं वो कि राज्य मानसिक या वैज्ञानिक दृष्टि से पहले आया है। यह कैसे हुआ, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक क्योंकि पूर्ण समुदाय है, मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से ही पूर्व हो चुका था। तो अरस्तु ने कहा कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति और महत्ता की दृष्टि से राज्य पहले है। यानी राज्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राथमिकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो। फिर उन्होंने कहा राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने, जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, उन्होंने कहा परिवार के रूप में व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं होती है तो परिवार में रहता है। फिर आवश्यकताओं की जब पूर्णतः पूर्ति नहीं हो पाती तो वो ग्राम का निर्माण करता है। फिर सभी मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं और इसमें राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, गांव आदि प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट तथा हीनतर अच्छाई की प्राप्ति है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति है। स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं है, वरन वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो भौतिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, सभी तरह की आवश्यकताएं राज्य पूर्ण करता है, इसलिए वो सर्वोच्च समुदाय कहलाता है। फिर उन्होंने कहा राज्य का रूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर एक शरीर बनता है, उसी तरह से राज्य भी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर एक संपूर्ण सावयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ भी महत्व है वो राज्य के ऊपर है। राज्य के बिना इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई महत्व नहीं होता है।
व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में है और राज्य के भीतर रहकर ही वो अपना विकास कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को एक जैविक रूप प्रदान किया। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन भी है, क्योंकि इसका तात्पर्य है सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरा करने वाला। तो परिवार तथा गांव के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की तो पूर्ति आंशिक रूप में की जाती है, लेकिन राज्य एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है। इसके साथ ही उसकी प्रकृति की यानी व्यक्ति की उच्चतम आवश्यकताएं, उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है, इसी कारण इसे आत्मनिर्भर संगठन भी कहा गया है। नगर राज्य को उन्होंने सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन कहा और ये कहा कि अरस्तु के लिए प्लेटो की ही भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों की भी कल्पना नहीं की थी, जो कि नितांत स्वाभाविक भी था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया और ये कहा कि यह है नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला और पूर्णता से परिपूर्ण होगा। तो इस तरह से उन्होंने राज्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा की और उन्होंने राज्य के कार्यों और उद्देश्यों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करेगा अपने व्यक्तियों के लिए और व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में राज्य ही विकसित करेगा। प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना राज्य की जिम्मेदारी होगी और व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें अपना शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक विकास कर सके और अपने सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति हो। इसलिए राज्य एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखा जाएगा, जिसमें व्यक्ति के अंदर नैतिक और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर राज्य प्रदान करेगा और व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। तो इस तरह से अरस्तु ने राज्य के बारे में या राज्य की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताई है। धन्यवाद।